कहानी की शुरुआत में दिखता है कि एक ट्रक एक क्वारंटाइन चेक पॉइंट से गुजर रहा है। गार्ड ड्राइवर से पूछता है कि वो अपनी गाड़ी में क्या ले जा रहा है, लेकिन ड्राइवर थोड़ा चिढ़ाकर वहां से जल्दी निकल जाता है। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उस ट्रक के नीचे अचानक एक हिरण आ जाता है। ड्राइवर ट्रक रोककर आईने में देखता है कि हिरण मर चुका है, लेकिन जैसे ही ट्रक वहां से जाता है, कैमरा उस मरे हुए हिरण की तरफ मुड़ता है, जिसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा है और कुछ ही पलों में वो वापस खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें पूरी सफेद हैं। तुम शायद समझ ही गए होंगे, ये एक वायरस है और पूरी मूवी में ये इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैलता है वही असली डर की वजह है। सीन कट होता है और हमें सियुक्वू नाम का एक शेयर कंपनी का फंड मैनेजर दिखता है। वो अपने ऑफिस में बैठकर एक आर्टिकल पढ़ रहा है जिसमें एक रहस्यमयी फर्म का जिक्र है। इशारा मिल रहा है कि उस फर्म में कुछ अजीब हुआ है, लेकिन सियुक्वू इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बस अपने एनालिस्ट किम को फोन करके उस फर्म के सारे शेयर बेचने को कहता है। किम उसे टोकता है कि इतने शेयर एक साथ बेचने से मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है, पर सियुक्वू इस रिस्क की परवाह नहीं करता। यहाँ इस फर्म और शेयर वाली बात को याद रखना, क्योंकि आगे जाकर ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। इसके बाद सियुक्वू किम से एक अजीब सा सवाल करता है कि बच्चों को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि अगले दिन उसकी बेटी सुआन का बर्थडे है। यहीं से पता चलता है कि सियुक्वू अपने काम में इतना डूब गया है कि उसे अपनी बेटी तक की पसंद नापसंद का अंदाजा नहीं है। एक बाप अपनी बेटी के गिफ्ट के लिए ऑफिस के एम्प्लॉय से पूछ रहा है। यही बताता है कि उनके बीच की दूरी कितनी बढ़ चुकी है। अपनी पत्नी के साथ भी उसका रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे अलग बुसान शहर में रहती है। फिर दिखता है कि सियुक्वू अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी से उतर रहा है। तभी उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। वो बताती है कि उसने लीगल नोटिस भेज दिया है और सुआन को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सियुक्वू कहता है कि वो अगले दिन सुआन को उसकी माँ के पास बुसान ले जाएगा, हालांकि अंदर ही अंदर वो जाना नहीं चाहता। बहस के बाद वो फोन काट देता है। घर पहुंचकर जब वो सुआन के कमरे के पास से गुजरता है तो देखता है कि सुआन चादर के अंदर छिपकर अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। सुआन अपनी माँ से कह रही है कि पापा उसे कहीं नहीं ले जाते, इसलिए वो अकेले ही ट्रेन पकड़कर माँ के पास जाना चाहती है। पापा के कदमों की आहट सुनते ही सुआन चुपके से फोन रख देती है। सियुक्वू अपनी बेटी के पास जाकर कहता है कि इस हफ्ते ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन अगले हफ्ते वो उसे पक्का उसकी माँ के पास ले जाएगा। पर सुआन ये बातें पहले भी कई बार सुन चुकी हैं, जिससे उस छोटी सी बच्ची का चेहरा और उतर जाता है। तब सियुक्वू उसे खुश करने के लिए बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन बॉक्स खोलते ही सुआन और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वजह ये थी कि यही सेम गिफ्ट सियुक्वू ने कुछ दिन पहले चिल्ड्रंस डे पर भी उसे दिया था। यानी इस बाप को अपनी बेटी की पसंद तो दूर, ये तक याद नहीं कि उसने पहले क्या गिफ्ट दिया था। अगर तुम उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। उसी पल सुआन एक फैसला लेती है। वो अपने पापा से कहती है कि वो कल ही बुसान अपनी माँ के पास चली जाएगी और अब वो किसी का इंतजार नहीं करेगी, अकेले ही चली जाएगी। सुआन की ये जिद देखकर सियुक्वू समझ जाता है कि अब उसे रोकना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो खुद उसे बुसान छोड़ने का फैसला करता है। इधर सियुक्वू की माँ यानी सुआन की दादी उसे कुछ बातें समझाती हैं। वो बताती हैं कि सुआन ने स्कूल के प्रोग्राम में गाना गाना चाहा था, लेकिन पहला हिस्सा गाकर ही वो रुक गई। वजह ये थी कि वहाँ मौजूद बाकी सभी बच्चों के पेरेंट्स आए थे, पर सुआन के पापा नहीं पहुंचे। उस छोटी बच्ची को समझ आ गया था कि वहाँ उसे चीयर करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो आगे गा ही नहीं पाई। दादी ये भी कहती हैं कि ये बच्ची किसी और की गलती से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पिता की कमी की वजह से दुखी है। सुआन के इस अधूरे गाने वाली बात को याद रखना, क्योंकि ये फिल्म के आखिर में एक बहुत बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट डालने वाली है। ये सब सुनकर सियुक्वू को बुरा लगता है और वो अपनी माँ को इस बारे में और बात करने से मना कर देता है। अगले दिन तड़के सियुक्वू सुआन को लेकर बुसान के लिए निकलता है। सुआन बहुत खुश है और अपनी माँ को फोन करके बताती है कि वो आ रही है, लेकिन कैमरा जब सियुक्वू की तरफ मुड़ता है तो वो अपनी सीट पर बैठा कहीं और ही खोया हुआ है। बेटी की इस खुशी से उसका कोई जुड़ाव नहीं दिख रहा। ट्रेन छूटने के ठीक पहले एक अजीब घटना होती है। एक लड़की भागते हुए किसी तरह ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके पैर पर एक भयानक घाव है, जिसे देखकर लग रहा है जैसे किसी ने उसे बुरी तरह काटा हो। इस इन्फेक्शन का असर उसके शरीर पर बहुत तेजी से फैलने लगता है। ट्रेन चलने पर सुआन खिड़की के बाहर देख रही होती है। तभी अचानक उसे दिखता है कि स्टेशन प्लेटफॉर्म पर एक आदमी स्टेशन मास्टर को पकड़कर उस पर हमला कर रहा है। ये मंजर देखकर सुआन सहम जाती है और अपने पापा को बताने की कोशिश करती है, पर सियुक्वू तब तक सो चुका होता है। सुआन उसे जगाती नहीं है। थोड़ी देर बाद
सुआन को बाथरूम जाना होता है तो वो अपनी सीट से उठकर वहां जाती है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो बाथरूम के पास खड़ा है। उसका बर्ताव बहुत अजीब है और वो बड़बड़ा रहा है, सब मरेंगे। ये सीन देखकर सच में एक बेचैनी सी महसूस होती है, क्योंकि उस वक्त उसकी बातें किसी पागल की बकवास लग रही थी, पर बाद में समझ आता है कि वो तो सच बोल रहा था। सुआन उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो लेडीज टॉयलेट की तरफ चली जाती है। वहां वो देखती है कि एक तगड़े शरीर वाला आदमी सांग हुआ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी सियोंग क्योन के बाहर पहरा दे रहा है। सांग हुआ सुआन को दूसरा टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी पत्नी अंदर है। ठीक इसी समय ट्रेन की दूसरी बोगी में उस घायल लड़की के शरीर में वायरस पूरी तरह फैल जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। एक ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की उस अटेंडेंट की गर्दन पर दांत गड़ा देती है। और तुम समझ ही सकते हो, एक काट ही काफी है। वो अटेंडेंट भी तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में ये दोनों ज़ॉम्बी अगली बोगी में घुस जाते हैं जहां बेसबॉल प्लेयर्स की एक टीम बैठी थी। इस अचानक हुए हमले से सब सन्न रह जाते हैं। ज़ॉम्बी एक एक करके खिलाड़ियों को काटने लगते हैं और हर वो इंसान जिसे काटा गया है महज कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बी बनकर दूसरों पर हमला करने लगता है। पूरी बोगी में चीख पुकार मच जाती है। इस वायरस का सबसे खौफनाक पहलू यही है कि इन्फेक्शन के बाद ज़ॉम्बी बनने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं। ट्रेन का एक स्टाफ मेंबर हालात को भांपकर लोगों को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर वो खुद भी शिकार हो जाता है। इधर सियुक्वू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सुआन पास में नहीं है। वो घबरा जाता है क्योंकि ट्रेन के अंदर शोर और भगदड़ की आवाजें आने लगी थीं। वो तुरंत सुआन को ढूंढने निकलता है। सुआन जब बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि ट्रेन का मंजर पूरी तरह बदल चुका है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। सुआन सामने वाली बोगी में अपने पापा को देख लेती है। सियुक्वू भी सुआन को देखते ही उसकी तरफ दौड़ता है, जबकि सुआन के पीछे ज़ॉम्बीज की एक फौज आ रही होती है। सियुक्वू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक सेफ बोगी में घुस जाता है। ठीक उसी वक्त सांग हुआ बाथरूम से बाहर निकलता है। उसे और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को अभी तक इस तबाही का अंदाजा नहीं है। अचानक सांग हुआ के सामने एक लड़का लड़की पर हमला करता है। सियोंग क्योंग उसे बचाने के लिए कहती है, पर पास जाते ही सांग हुआ को समझ आता है कि ये इंसान नहीं बल्कि बेकाबू और ताकतवर ज़ॉम्बी हैं जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। वो अपनी पत्नी को लेकर तेजी से सेफ बोगी की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं अंदर के लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि दरवाजा बंद करो। सियुक्वू यहाँ पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अंदर के लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो दरवाजा बंद करने के लिए धक्का देने लगता है। हालांकि आखिरी पल में सांग हुआ किसी तरह सियोंग क्योंग को लेकर अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। तभी ज़ॉम्बी भी दरवाजे पर आकर टक्कर मारने लगते हैं और सांग हुआ अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा थामे रहता है। सियुक्वू एक बहुत जरूरी चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जैसे ही ज़ॉम्बीज को इंसान दिखना बंद हो जाते हैं वे शांत हो जाते हैं। इसलिए वे तुरंत एक बोतल से दरवाजे के कांच को पानी से भिगोकर उस पर न्यूज़पेपर चिपका देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर न देख सकें, और ये ट्रिक काम कर जाती है। ज़ॉम्बी सच में शांत हो जाते हैं। हालात थोड़े स्थिर होते ही बोगी के अंदर एक नई बहस छिड़ जाती है। सांग हुआ सियुक्वू पर बुरी तरह चिल्लाता है कि उसने एक प्रेग्नेंट औरत के लिए दरवाजा खोलने के बजाय उसे बंद करने जैसा बेरहम काम कैसे किया, लेकिन सियोंग क्योंग अपने पति सांग हुआ को शांत करा देती है। सच कहूं तो सियोंग क्योंग के लिए बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि वो इस हालत में अपनी जान हथेली पर लेकर भाग रही है। इसी बीच ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकेगी बल्कि सीधे दाइजोन स्टेशन जाएगी। बताया जाता है कि वहां सेना तैनात है और सब सुरक्षित रहेगा। उधर ट्रेन का एक मतलबी पैसेंजर और कंपनी का सीईओ मिस्टर योंग सुक इंटरकॉम से कैप्टन को तुरंत ट्रेन रोकने के लिए कहता है क्योंकि बगल वाली बोगी में लोग एक दूसरे को राक्षसों की तरह खा रहे हैं। पर कैप्टन साफ कह देता है कि ये कंट्रोल रूम का ऑर्डर है और वो ट्रेन नहीं रोक सकता। तभी सियुक्वू के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। माँ रोते हुए कह रही है कि वो सुआन का ख्याल रखे। बात करते करते अचानक माँ की आवाज बदल जाती है और फोन से अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सियुक्वू सन्न रह जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है। सुआन पूछती है कि दादी कैसी हैं, पर सियुक्वू के पास कोई जवाब नहीं होता। ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन से गुजरती है एक बड़ा झटका लगता है। यात्री बाहर खिड़की से देखते हैं कि वायरस वहां भी पहुंच चुका है और हर तरफ तबाही मची है। तब उन्हें समझ आता है कि कंट्रोल रूम ने ट्रेन रोकने से क्यों मना किया था। इसी दौरान टीवी पर सरकार की ब्रीफिंग आती है जिसमें लोगों से पैनिक न होने और जागरूक रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कोई उन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि बाहर का मंजर सरकारी बयानों से बिल्कुल अलग है। जब दोबारा अनाउंसमेंट होती है कि दाइजोन स्टेशन पर सेना सुरक्षा देगी तो सियुक्वू अपने एक क्लाइंट लेफ्टिनेंट मिन को फोन करता है और पूछता है कि क्या वहां उतरना सच में सेफ है। मिन बताता है कि वहां उतरने पर सबको कई दिनों के लिए क्वारंटाइन कैंप में भेज दिया जाएगा। सियुक्वू घबरा जाता है। वो अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता।
पाता, इसलिए वो मिन से मदद मांगता है कि उसे चुपके से बाहर निकाल ले। इसके बदले में वो मिन को शेयर मार्केट के फ्री टिप्स देने का लालच देता है। मिन मान जाता है और सियुकवू को सलाह देता है कि वो मेन गेट से न जाकर पीछे के रास्ते से निकले, जहां मिन का आदमी उसे रिसीव करेगा। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर आकर रुकती है, सबके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान और खामोश है। कहीं किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिख रहा। यात्री ट्रेन से उतरकर दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं। ज्यादातर लोग मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सियुकवू सुआन को लेकर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया यानी पीछे के रास्ते की तरफ जाने लगता है। सुआन अपने पापा से पूछती है कि वे अलग रास्ते से क्यों जा रहे हैं। सियुकवू कहता है कि इस तरफ से जाना ज्यादा सेफ रहेगा। मासूम सुआन कहती है कि फिर तो बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए, लेकिन सियुकवू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे हालात में सिर्फ अपने बारे में सोचना ही सबसे जरूरी है, दूसरों की फिक्र करने से काम नहीं चलेगा। ये सुनकर सुआन के चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ दिखने लगता है। वो अपने पापा से कहती है, पापा आप बहुत सेल्फिश इंसान हो, इसीलिए मम्मी भी आपको छोड़कर चली गई। बेटी की ये कड़वी बात सुनकर सियुकवू सन्न रह जाता है। इधर जो लोग मेन गेट की तरफ गए थे, वे बाहर देखते हैं कि वहां मौजूद सेना के जवान पहले ही जोंबी बन चुके हैं। देखते ही देखते वे जवान यात्रियों पर टूट पड़ते हैं और प्लेटफॉर्म पर खून खराबा मच जाता है। एक जोंबी सुआन पर भी झपटने वाला होता है, पर आखिरी पल में सांगहुआ उसे धक्का देकर बचा लेता है। फिर सियोंग क्योंग सुआन को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी एक जोंबी सियुकवू पर हमला कर देता है और वो जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लगता है। उसी वक्त वो पागल दिखने वाला आदमी जोंबी के चेहरे पर जैकेट लपेटकर उसे धक्का दे देता है। इसके बाद सांगहुआ और कुछ बेसबॉल प्लेयर्स मिलकर प्लेटफॉर्म का दरवाजा रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर की इतनी भयानक हालत देखकर ट्रेन का कैप्टन तुरंत ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का फैसला करता है। बचे हुए यात्री किसी तरह जान बचाकर वापस ट्रेन में भागते हैं। इसी दौरान ट्रेन में सफर कर रही दो बहनें इनगिल और उसकी बड़ी बहन मुसीबत में फंस जाती है। एक खौफनाक जोंबी इनगिल का पीछा करने लगता है। इनगिल किसी तरह सियोंग क्योंग सुआन और उस पागल आदमी के साथ एक बोगी में चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उनकी ये राहत बस कुछ पलों की होती है, क्योंकि वे जिस बोगी में हैं, उसके दोनों तरफ की बोगियां जोंबी से भरी हुई हैं। खुशकिस्मती से जोंबी ने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, इसलिए वे बहुत ही सावधानी से पास के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। उधर मतलबी सीईओ मिस्टर योंग सुक स्टाफ पर दबाव डालता है कि ट्रेन तुरंत चालू की जाए। स्टाफ के कहने पर कैप्टन ट्रेन चला देता है। सियुकवू, सांगहुआ और बेसबॉल टीम का एक लड़का योंगगुक किसी तरह चलती ट्रेन में चढ़ने में सफल हो जाते हैं। ट्रेन कैप्टन कंट्रोल रूम से पूछता है कि क्या बुसान वाला रूट सेफ है, पर वहां से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिर में कैप्टन अपने रिस्क पर ट्रेन को बुसान की ओर ले जाने लगता है। ट्रेन के अंदर के हालात अब कुछ ऐसे हैं। सियोंग क्योंग, बुजुर्ग इनगिल, सुआन और वो पागल आदमी बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में खुद को बंद किए हुए हैं। सांगहुआ को फोन के जरिए उनकी लोकेशन पता चल जाती है। उधर योंगगुक की दोस्त जिन्ही बताती है कि वो बाकी बचे हुए लोगों के साथ बोगी नंबर 15 में सुरक्षित है। योंगगुक अपने साथियों की मौत की खबर सुनकर टूट जाता है, पर जिन्ही को सही सलामत जानकर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। अब उनका प्लान एकदम साफ है। वे फिलहाल बोगी नंबर 9 में हैं। यहाँ से उन्हें पहले बोगी नंबर 13 जाकर सबको रेस्क्यू करना है और फिर साथ मिलकर बोगी नंबर 15 पहुंचना है। लेकिन बीच में जोंबी से भरी बोगियों को पार करना सबसे बड़ी चुनौती है। सांगहुआ, सियुकवू और योंगगुक तय करते हैं कि वे लड़कर रास्ता बनाएंगे। वे अपने हाथ पैरों पर टेप लपेट लेते हैं ताकि दांतों के घाव से बचा जा सके, और योंगगुक अपना बेसबॉल बैट उठा लेता है। वे बोगी नंबर 10 में घुसते ही जोंबीज से भिड़ जाते हैं, पर बोगी नंबर 11 में पहुंचते ही योंगगुक के कदम थम जाते हैं। सामने उसकी अपनी बेसबॉल टीम के साथ ही जोंबी बने खड़े थे, जिनके साथ वो कुछ घंटों पहले हंसी मजाक कर रहा था। अपनों की ये हालत देख वो उन पर वार नहीं कर पाता और भावनाओं में बहकर कांपने लगता है। तभी उनकी किस्मत चमकती है और ट्रेन एक लंबी सुरंग में घुस जाती है। हर तरफ घना अंधेरा छा जाता है और जोंबी अचानक अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। क्या तुम्हें याद है, जोंबी सिर्फ देखकर हमला करते हैं। अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिखता, वे सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वे दबे पांव बिना आवाज किए बोगी नंबर 12 तक पहुंच जाते हैं। बोगी नंबर 12 में बहुत सारे जोंबी थे। तब सियुकवू एक कमाल का दिमाग लगाता है। वो सांगहुआ का फोन लेकर बोगी के एक कोने में फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल करता है। रिंगटोन बजते ही सारे जोंबी आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं और इसी बीच वे चुपचाप बोगी नंबर 13 के टॉयलेट तक पहुंचकर सबको बचा लेते हैं। सियोंग क्योंग को तो यकीन ही नहीं होता कि ये लोग उन्हें बचाने यहाँ तक आ जाएंगे। तभी ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है और रोशनी होते ही जोंबी फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वे तीनों फौरन एक और टॉयलेट में छिप जाते हैं। सियुकवू ट्रेन का मैप चेक करके देखता है कि अगली टनल में उन्हें सिर्फ 2 मिनट का वक्त मिलेगा।
वे पूरी तैयारी कर लेते हैं और जैसे ही ट्रेन अगली सुरंग में घुसती है वे सब टॉयलेट से बाहर निकल आते हैं। अब वे बोगी के फर्श के बजाय छत पर बने लगेज रैक के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि पूरी बोगी ज़ॉम्बीज़ से खचाखच भरी हुई है। एक एक करके वे बोगियां पार करते जाते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आखिरी पल में वो पागल आदमी नीचे उतरते वक्त फिसल कर गिर जाता है। सियुक्वू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ट्रेन टनल से बाहर निकल आती है। रोशनी होते ही ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और अब शुरू होती है जान बचाने की आखिरी दौड़। वे किसी तरह अगली बोगी के गेट तक पहुंचते हैं। सांग हुआ अपनी पूरी ताकत से पीछे वाले दरवाजे को रोकता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सकें, लेकिन बोगी नंबर 15 के अंदर बैठा वो मतलबी सीईओ योंग सुक बाकी लोगों की आवाजें सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलता। उल्टा वो लोगों को भड़काता है कि ये सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए दरवाजा बंद रखो। योंग गुक की दोस्त जिन ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर लोग योंग सुक की बातों में आकर उसका मुंह दबा देते हैं। सच में कभी कभी असली खतरा ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इस तरह के घटिया और स्वार्थी इंसान होते हैं। सियुक्वू योंग गुक को दरवाजा तोड़ने का इशारा करता है। योंग गुक अपने बैट से प्रहार शुरू करता है। उधर पीछे से ज़ॉम्बीज़ का दबाव बढ़ता जा रहा है। सियुक्वू सांगहुआ की मदद के लिए दौड़ता है और दोनों मिलकर दरवाजा थामे रखते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी सांगहुआ के हाथ पर काट लेता है। दर्द से कराहते हुए भी वो दरवाजा नहीं छोड़ता। उसे समझ आ जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो सियुक्वू को पास बुलाकर एक आखिरी गुजारिश करता है कि वो उसकी पत्नी सियोंग क्योंग और उनके आने वाले बच्चे का ख्याल रखे। ये आदमी शुरू से ही अजनबियों के लिए लड़ रहा था और आखिरी सांस तक अपनों के बारे में सोच रहा है। सांगहुआ अपनी बची कुची ताकत के साथ ज़ॉम्बीज़ से भिड़ जाता है ताकि बाकियों को समय मिल सके। आखिरकार योंग गुक दरवाजा तोड़ देता है और सब अंदर घुस जाते हैं। सियोंग क्योंग अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर सियुक्वू उसे खींचकर अंदर ले जाता है। जाते जाते सांगहुआ अपनी पत्नी को उनके होने वाले बच्चे का नाम बता देता है और अगले ही पल वो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में खो जाता है। इसी अफरा तफरी में बुजुर्ग इनगिल भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाती है। उसकी बहन जोंग गिल अंदर से ये मंजर देख रही होती है और सदमे से पत्थर बन जाती है। अंदर घुसते ही सियुक्वू योंग सुक को एक जोरदार मुक्का मारता है क्योंकि उसी की वजह से सांगहुआ और इनगिल की जान गई। योंग सुक अभी भी अपनी सफाई देता है कि ये लोग लड़कर आए हैं इसलिए इन्फेक्टेड हैं, इन्हें यहाँ नहीं रखा जा सकता। डरे हुए लोग योंग सुक का साथ देते हैं और सियुक्वू के पूरे ग्रुप को अगली बोगी में धकेल देते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अपनी बहन को खोने के गम में जोंग गिल का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो उन स्वार्थी लोगों की तरफ देखती है और फिर चुपचाप बोगी का दरवाजा खोल देती है। पल भर में ज़ॉम्बीज़ अंदर घुसकर तबाही मचा देते हैं। सियुक्वू जब ये सब देखता है तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है। शायद स्वार्थी लोगों का अंत ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ सुआन काफी उदास बैठी है। सियुक्वू उसे दिलासा देता है तो सुआन कहती है, पापा मैं बहुत डर गई थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आप लौट आएं। अगर आप लौट आए तो मैं स्कूल वाला वो अधूरा गाना पूरा सीखूंगी और आपको सुनाऊंगी। तुम्हें याद है शुरुआत में मैंने उस अधूरे गाने का जिक्र किया था, अब उस बात का गहरा असर दिखने वाला है। सुआन अपने पापा से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और सियुक्वू भी उससे वादा कर देता है। सियुक्वू बार बार अपनी एक्स वाइफ को फोन करने की कोशिश करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसके एनालिस्ट किम का कॉल आता है। किम बताता है कि उस बायोटेक फर्म से ही ये वायरस फैला है और सियुक्वू की कंपनी सीधे तौर पर उस फर्म से जुड़ी हुई थी। क्या तुमने अंदाजा लगाया था? फिल्म की शुरुआत में सियुक्वू ने जिस फर्म के शेयर बेचे थे वही इस भयानक महामारी की जड़ निकली। किम ये भी बताता है कि बुसान की डिफेंस फोर्स ने शुरुआती हमले को काबू कर लिया है, इसलिए अगर वे वहां पहुंच गए तो जान बच जाएगी। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। कैप्टन इंटरकॉम पर अनाउंस करता है कि आगे की पटरी पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए ये ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती। वो कहता है कि अगर कोई जिंदा है तो वो ट्रेन से उतरकर बाईं तरफ वाली पटरी पर खड़ी दूसरी ट्रेन में चढ़ जाए। वो उसी ट्रेन को बुसान लेकर जाएगा। ट्रेन में बचे हुए सियुक्वू के ग्रुप के साथ साथ योंग सुक भी ये अनाउंसमेंट सुनता है। यहाँ पता चलता है कि योंग सुक और ट्रेन का एक स्टाफ मेंबर किसी तरह टॉयलेट में छिपकर बच गए थे, यानी शैतान इतनी जल्दी मरने वाला नहीं था। यहाँ वो खुद को बचाने के लिए उस स्टाफ मेंबर को ज़ॉम्बीज़ के आगे धकेल देता है और खुद भाग निकलता है। क्या तुम्हें लगा था कि ये आदमी इतना गिर सकता है? इधर सब लोग ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन ढूंढने लगते हैं। कैप्टन एक इंजन लेकर प्लेटफॉर्म पर आता है, पर ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से जलती हुई एक ट्रेन तेजी से आकर स्टेशन पर टकरा जाती है। सियुक्वू, सुआन, सियोंग क्योंग और वो पागल आदमी मलबे के बीच फंस जाते हैं, लेकिन किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ योंग गुक और जिन ही अलग होकर एक दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वे बोगी के जरिए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पर एक दरवाजा बाहर से लॉक है। योंग गुक उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहां योंग सुक पहुंच
पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो जिन्ही को धक्का देकर ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है। जिन्ही को खतरे में देख योंगगुक पागलों की तरह उसे बचाने दौड़ता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ही इन्फेक्टेड हो जाती है और ज़ॉम्बी बनते ही वो योंगगुक के हाथ पर काट लेती है। तुम में से कौन कौन इस सीन को देखकर रोया था, कमेंट में बताओ। योंगगुक पूरी फिल्म के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक था, जो दूसरों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटा, पर आखिर में उसे उसी प्रेमिका के हाथों हार माननी पड़ी जिसे वो हर हाल में बचाना चाहता था। इधर मतलबी योंगसुक तेजी से ट्रैक पर दौड़ रहा होता है। कैप्टन उसे चलती ट्रेन से देख लेता है और दरवाजा खोल देता है, लेकिन डरपोक योंगसुक कैप्टन को ही ज़ॉम्बीज़ के आगे धकेल देता है और खुद सेफली ट्रेन में चढ़ जाता है। सियुक-वू सु-आन को लेकर ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर आने लगते हैं। उस वक्त वही आदमी जिसे सब पागल समझ रहे थे आगे आता है और खुद को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है। अपने शरीर को ढाल बनाकर वो सियुक-वू और बाकी सबको भागने का मौका देता है। पूरी मूवी में इस इंसान का न कोई नाम पता चला न कोई पहचान, लेकिन आखिरी वक्त में उसने साबित कर दिया कि असली इंसानियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। सियुक-वू किसी तरह सु-आन और प्रेग्नेंट सियोंग-क्योन को लेकर चलती ट्रेन के पीछे दौड़ना शुरू करता है। ज़ॉम्बी भी उनके पीछे लग जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई ज़ॉम्बी ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं। उनके वजन से ट्रेन धीरे होने लगती है। तब सियुक-वू अपनी पूरी ताकत से लात मारकर ज़ॉम्बीज़ को नीचे गिरा देता है। आखिरकार वे चैन की सांस लेते हैं कि शायद ये जंग अब खत्म होने वाली है, लेकिन जैसे ही सियुक-वू इंजन रूम का दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ड्राइवर की सीट पर योंगसुक बैठा है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। भागते वक्त उसे भी इन्फेक्शन हो गया था। ज़ॉम्बी योंगसुक तुरंत उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और सियुक-वू उसे ट्रेन से नीचे फेंकने में तो कामयाब हो जाता है, पर इस लड़ाई में योंगसुक उसके हाथ पर एक गहरा जख्म दे जाता है। सियुक-वू अपने हाथ की तरफ देखता है, जहां काली नसें उभरने लगी हैं। वो समझ जाता है कि अब उसके पास वक्त नहीं है। कांपते हाथों से वो सु-आन और सियोंग-क्योन को ड्राइवर की सीट पर बिठाता है और छोटी सु-आन को ट्रेन का ब्रेक लगाना सिखाता है। सु-आन अपने पापा के हाथ पर कट का निशान देख लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सियुक-वू अपनी बेटी से कहता है कि वो हमेशा सियोंग आंटी के साथ रहे और अपनी माँ को ढूंढ ले। सांग हुआ को दिया हुआ वादा, उसकी पत्नी और बच्चे की रक्षा करना, सियुक-वू आखिरी दम तक निभाता है। शरीर में वायरस तेजी से फैल रहा होता है, इसलिए वो तुरंत इंजन रूम से बाहर निकल आता है ताकि ज़ॉम्बी बनकर अपनी ही बेटी को नुकसान न पहुंचाए। बाहर आकर वो ट्रेन की रेलिंग पकड़कर खड़ा हो जाता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है और उसकी आंखों के सामने बेटी के साथ बिताए हर पल की फिल्म चलने लगती है। उसे सु-आन के जन्म का वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार उसे गोद में लिया था, और स्कूल का वो वीडियो जिसमें सु-आन स्टेज पर खड़ी होकर भीड़ में अपने पापा को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे उसके होठों पर एक टूटी हुई मुस्कान आ जाती है, क्योंकि आज वो अपनी बेटी के लिए खड़ा रह पाया था, भले ही ये आखिरी बार ही क्यों न हो। फिर अपनी बच्ची को बचाने के लिए सियुक-वू खुद को चलती ट्रेन से नीचे गिरा देता है। छोटी सु-आन अपने पापा को वापस पाने के लिए पागलों की तरह चीखती है। सच कहूं तो ये सीन दिल तोड़ देने वाला था। कुछ देर बाद बुसान के करीब पहुंचने पर सियोंग-क्योन देखती है कि आगे ट्रैक बंद है। वो ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देती है और सु-आन को लेकर नीचे उतर जाती है। इतना सब झेलने के बाद प्रेग्नेंट सियोंग-क्योन के लिए चलना भी दूभर हो रहा था, इसलिए सु-आन उसका हाथ थाम कर उसे सहारा देती है। रास्ते के दोनों तरफ अनगिनत लाशें बिछी हुई हैं। इस खौफनाक मंजर के बीच भी वो छोटी सी बच्ची हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसने अपने पापा से वादा किया था कि वो जिंदा रहेगी। चलते चलते वे एक अंधेरी सुरंग में दाखिल होते हैं। टनल के दूसरी तरफ बुसान डिफेंस फोर्स के जवान पोजीशन लिए बैठे हैं। उनके हाथों में स्नाइपर राइफलें हैं और ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि कोई भी इन्फेक्टेड दिखे तो तुरंत गोली मार दी जाए। फौजियों को स्कोप में दो धुंधली परछाइयां नजर आती हैं, पर अंधेरे की वजह से वे समझ नहीं पा रहे कि ये इंसान हैं या ज़ॉम्बी। कमांडिंग ऑफिसर स्नाइपर को गोली चलाने का हुक्म दे देता है। स्नाइपर ट्रिगर पर उंगली दबाने ही वाला होता है कि तभी टनल के अंदर से एक आवाज गूंजती है। सु-आन गाना गा रही है, वही गाना जिसे वो स्कूल के स्टेज पर पूरा नहीं कर पाई थी। उसी गाने को गाते हुए वो अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रही है। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर फौजियों को यकीन हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। वे अपनी बंदूकें नीचे रख देते हैं और दौड़कर सु-आन और सियोंग-क्योन को रेस्क्यू कर लेते हैं। टनल के उस घने अंधेरे से निकलकर सु-आन बुसान की रोशनी में कदम रखती है। आज भले ही उसके पापा उसके साथ नहीं थे, पर वो अधूरा गाना जिसे उसने अपने पापा को सुनाने का वादा किया था, आज वही उसकी जान बचा लेता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।